हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसके अंदर हमने आज जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो बच्चे जो जिन बच्चों ने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, सब कुछ कवर कर रखा है, अब उनके दिक्कत ये आती है कि हाँ, जब रिवीजन के टाइम हम बैठते हैं रिवीजन करने, उस टाइम दिक्कत आती है कि अब यार रिवीजन कैसे करें। हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन में हम हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाने होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ जिसके अंदर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे चैप्टर्स की, जितने भी आए हुए सारे टॉपिक कवर करेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे इसके ऊपर। तो आप टेंशन ना लें। तो ये जो सीरीज है ये स्पेशली CSIR नेट और गेट के लिए होने वाली है, बट इसको देख सभी सकते हैं क्योंकि जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जो आएंगे वो सारे मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा। तो जो IIT जैम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, चाहे वो MSc एंट्रेंस के हो, चाहे नेट के हो, चाहे गेट के हो। तो मैं लेके गेट तक या नेट तक लेके चलूंगा। और स्पेशली है ये BHU के स्टूडेंट्स के लिए। जो BHU के स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है BHU एग्जाम के अंदर, तो आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आई कहाँ, इसकी में हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी। तो आपको पता है हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? मैक्रो पार्टिकल की स्टडी करते हैं, किसकी? मैक्रो पार्टिकल की। और फिर हम क्या क्वांटम में बढ़ते हैं, तो क्वांटम के अंदर किन कौन से पार्टिकल स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक की। तो वहां पे हम माइक्रो ही करते हैं, फिर माइक्रो ही करते हैं। तो मैक्रो से डायरेक्ट माइक्रो में जंप करने से पहले हमें क्या है, एक ब्रिज की जरूरत होती है कि हम कैसे थर्मोडायनेमिक्स से क्वांटम की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में ब्रिज की जरूरत होती है, वो ब्रिज कौन है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी और उस ब्रिज का काम करेगी कि हम मैक्रो पार्टिकल से कहां पे जा सके, माइक्रो से। उसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कंटिन्यूस एनर्जी लेवल की बात करते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल की बात करते हैं, लेकिन क्वांटम में हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर पार्टिकल किस तरह आते हैं, कौन से वे के अंदर हम फील करेंगे, कितने एनर्जी स्टेट्स है, कितने पार्टिकल्स है, उन सब का यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और एक क्या होता है? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ये क्या होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल? जैसे मेरे पास तीन बॉल है, क्या तीन बॉल है, सेम आकृति के तीन बॉल, सेम आकृति के सर्कल की, बिल्कुल सर्कल। ये इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर येलो है। तो इसको अगर मैं मिक्स कर दूं तीनों बॉलों को, तो मैं क्या पहचान तो सकता हूँ ना मेरी ब्लू बॉल कौन सी है, रेड कहाँ पे है, येलो कहाँ पे है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल है, हम इसको डिस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। बट अगर ये तीन बॉल ले लूं मैं, अब तीनों ही बॉल किसकी है? रेड कलर की है, तीनों ही बॉल किसकी है? रेड कलर की। तो मैं क्या इनको डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि एक बार मिक्स करने के बाद मेरी जो पहले वाली बॉल थी वो कौन सी बॉल है? नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि वे इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसी तरह हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। तो उनकी स्टडी करनी है हमें। तो जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आते हैं उसकी स्टडी किसने की थी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं हम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर। और जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है उसकी स्टडी किसमें करते हैं? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल और बोजोन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल। इसके अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल की करते हैं और इसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल की करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पार्टिकल बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, उनको प्लेस करना है किसके अंदर? m डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर। कैसे कि हमारे पास क्या एनर्जी स्टेट्स है, क्या एनर्जी स्टेट्स है 1 2 3 ऐसे करते हुए m एनर्जी स्टेट्स है। उसके अंदर मेरे को n पार्टिकल है, मेरे पास क्या है? n पार्टिकल है।
अब उनको क्या है, इन एनर्जी स्टेट्स के अंदर फिल करना है, इन एनर्जी स्टेट के अंदर फिल करना है। तो किस वे में फिल करूंगा मैं, क्या करूंगा, किस वे के अंदर फिल करूंगा, तो वो हमें निकालना है इसके अंदर। तो वही लिखा हुआ है मैंने, इन हाउ मैनी वे ऑफ एन मॉलिक्यूल आर प्लेस्ड इन एम डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, कि एम एनर्जी स्टेट्स है मेरे पास डिफरेंट, उसके अंदर मेरे को एन पार्टिकल रखने हैं। तो फिर हाउ मैनी वे, कितने वे के अंदर देख सकता हूं मैं, कितने वे के अंदर, जैसे कि जैसे हम ये नहीं पढ़ते कि मेरा पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कितने वे है कि इसके अंदर मैं फिल कर सकता हूँ। एक वे तो ये हो गया, एक ऐसे भी रख सकता हूं, एक ऐसे भी रख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अपोजिट रख सकता हूं, ऐसे में क्या अपोजिट रख सकता हूं। इसने इसके डिफरेंट वे बन गए। तो इसी तरह हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दियो, उसको कितने वे के अंदर रख सकता हूं। जैसे एक पार्टिकल है, उसको तो मैं निकाल सकता हूं कि ऐसे ऐसे रख लूंगा। अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हो, n मॉलिक्यूल्स हो, तो उनको निकालने के लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम एक एक को तो देख नहीं सकते, एक एक को देखेंगे तो उसी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज बनाए थे उन्होंने, मैक्सवेल ने फॉर्मूला दिया था, जिन पार्टिकल के लिए मैक्सवेल ने फॉर्मूला दिया था उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मैक्सवेलोन्स। मैक्सवेल ने जो जिन पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला दिया था, पार्टिकल्स यही है एन मॉलिक्यूल को एम डिफरेंट स्टेट के अंदर, बट उन मॉलिक्यूल को क्या बोला गया, मैक्सवेल, क्योंकि वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। तो इसने क्या किया था, एक रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम लिया था, रिस्ट्रिक्टेड, क्या लिया था, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम लिया था। उसके अंदर W क्या मेरा नंबर ऑफ वे, कितने वे के अंदर उसको मैं पुट कर सकता हूं। तो वो क्या होता है मेरा m फैक्टोरियल और m माइनस n फैक्टोरियल, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। m क्या मेरे एनर्जी स्टेट्स है, n क्या मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसका जो जितने वे के अंदर पुट करूंगा वो मेरे यहां से निकल जाएंगे। उसी तरह फर्मियोन्स लेता हूं, फर्मियोन्स को भी कैसे लेता हूं मैं, ये भी क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अंदर होते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टम बनाए थे कि रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अंदर कौन से पार्टिकल आते हैं और नॉन रिस्ट्रिक्टेड के अंदर कौन से आते हैं। ये किस में आते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड। तो फर्मियोन्स के नंबर ऑफ वे क्या होंगे, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है। तो बोसोन के अंदर क्या होता है, n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है n फैक्टोरियल और m माइनस 1 फैक्टोरियल, m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको क्या है, याद रखने हैं। ये होता है m माइनस n फैक्टोरियल होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल सिर्फ क्या है, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना m माइनस n फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने जो पार्टिकल्स लिए थे, एक तो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अंदर लिए थे और एक इसमें लिए थे नॉन रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम में लिए थे। तो मैक्सवेल ने ही 3 सिस्टम लिए थे, एक तो रिस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल लिए थे, एक नॉन रिस्ट्रिक्टेड के लिए थे, जिसके अंदर जो हमारी नंबर ऑफ वे है वो क्या होंगे, m के पावर n, m एनर्जी स्टेट्स होंगे और n क्या होंगे, पार्टिकल। ये क्या नॉन रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम का था। जब अगर इसके अंदर मैं क्या कर दूं, डीजेनरेसी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, डीजेनरेसी इंक्लूड कर दूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, n फैक्टोरियल gi की पावर ni डिवाइड अपॉन में ni फैक्टोरियल। जो ये मैंने ये लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, कि मैं क्या करूंगा, g1 अपॉन में n1
इंटू में फिर G2/N2 इंटू में G3/N3 ऐसे ही Ni को N1 N2 N3 मल्टीप्लाई के अंदर रखूंगा। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नॉन स्टीरियो सिस्टम का डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। अगर मेरे को ऑक्यूपेशन दिया हो उस टाइम फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, सिंपल इस GI/Ni को हटा दूंगा, क्या करूंगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन में पाई Ni फैक्टोरियल, डायरेक्ट क्या लगाऊंगा ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 3 सिस्टम पढ़ लिए। इसके बाद जो सिस्टम आते हैं वो क्या आते हैं, हमारे एनसेम्बल्स आते हैं। इसके अंदर हम अब पढ़ेंगे एनसेम्बल्स। हमने पार्टिकल्स पढ़ लिए कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उसके बाद एनसेम्बल्स पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एडवांस स्टैटिस्टिकल के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन लास्ट ईयर के 2-3 साल के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस स्टैटिस्टिकल से वो क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्या होते हैं, एनसेम्बल्स होते हैं। तो एनसेम्बल्स में क्या होता है कि हम जो पार्टिकल को फिल करते हैं वो एक एक पार्टिकल फिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे गुच्छों के अंदर फिल करेंगे कि एक पूरा पैकेट है, इस पैकेट में जितने पार्टिकल्स का उनको एक एनर्जी स्टेट में फिल कर दिया। जो पार्टिकल सेम तरह का बिहेवियर करते हैं, मान ली 10 पार्टिकल मेरे जो सेम तरह का बिहेवियर करते हैं उसको एक एनर्जी स्टेट के अंदर पुट कर दूंगा। ऐसे ही कुछ 15 पार्टिकल्स होंगे जो सेम तरह का बिहेवियर करेंगे लेकिन 10 पार्टिकल से अलग करेंगे वो 15 पार्टिकल, लेकिन 15 जो करेंगे वो आपस में एक सेम करेंगे तो उनको एक एनर्जी स्टेट के अंदर पुट कर दूंगा। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, एंसेंबल कहते हैं। तो इसमें 3 सिस्टम बनाए गए थे। कौन कौन से थे, एक तो था मेरा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, और ये क्या था कैनोनिकल एंसेंबल, और थर्ड क्या था मेरा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है इसमें क्या लिया गया था, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया गया था। क्या लिया गया था, आइसोलेटेड सिस्टम लिया था, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, इसके अंदर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जो पार्टिकल थे वो क्या थे, नॉन इंटरेक्शन थी उनके बीच में, नॉन इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं थी, ना तो इन्वायरमेंट के साथ थी और ना ही आपस में थी, तो कोई इंटरेक्शन नहीं थी। तो उस टाइम अगर मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या सेम रहेंगे, क्योंकि कोई ना आपस में इंटरेक्ट करे, क्लोज सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं, वॉल्यूम सेम रहेगी और कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ना तो मैटर ट्रांसफर हो रहा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही। तो ना तो मैटर ट्रांसफर हो, मैटर भी कांस्टेंट रहेगा, ना एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और वो आइसोलेटेड है तो वॉल्यूम भी उसकी क्या है कांस्टेंट है। इसमें क्या लिख दो, नो एनर्जी एंड नो मैटर ट्रांसफर। तो इसके जो कांस्टेंट रहता है वो क्या था, ये चीज कांस्टेंट रहती है। कैनोनिकल सिस्टम में क्या है, आप याद रखोगे सी से क्लोज्ड सिस्टम, इसमें कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होती है एनर्जी ट्रांसफर बट मैटर नॉट ट्रांसफर। तो इसका मीनिंग क्या है, मैटर तो ट्रांसफर होगा नहीं, मैटर क्या रहेगा कांस्टेंट, क्लोज सिस्टम है वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी, बट एनर्जी ट्रांसफर है इस बार एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्या रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या क्लोज आइसो थर्मल सिस्टम है तो टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे,
मैकेनिकली इंटरेक्ट करेंगे। ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है हमारा। क्या होता है, ओपन सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी एंड मैटर बोथ ट्रांसफर, क्या रहेंगे, बोथ ट्रांसफर होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, एन क्या है, एन क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस टाइम क्या कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। और जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, डिफ्यूजिबली इंटरेक्ट करेंगे, डिफ्यूजिबली इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैक्रो कैनोनिकल के अंदर क्या क्या चीज कांस्टेंट रहती है। बीएचयू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था कैनोनिकल एंसेंबल के ऊपर कि ये ऑप्शन दिए हुए थे, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, कुछ और दिया हुआ था, तो ये पूछा था कौन कौन सिस्टम क्या है कांस्टेंट रहते हैं, तो डायरेक्ट ये आंसर था सिर्फ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते, तो आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, सिंपल सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे, ना एनर्जी ट्रांसफर होंगे, ना वॉल्यूम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नेवी क्या है, हमारी जो एयरफोर्स होती है नेवी, वैसे याद रख सकते हो नेवी, नेवी। तो एक अगर आपको ये याद होगी तो ये तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, एन और वी कांस्टेंट रखोगे, सिर्फ क्या कर दोगे, एनर्जी की जगह टेम्परेचर कर दो, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट नहीं रहने वाली। तो क्या है, नेवी है, एन वी कांस्टेंट, एन वी कांस्टेंट, एनर्जी चेंज होगी बस। और नेक्स्ट के अंदर क्या कर दोगे, लास्ट वाले दो कांस्टेंट और जो नंबर पार्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे म्यू। तो ऐसे याद रखना, ये दो कांस्टेंट, एनर्जी चेंज होगी, तो ये आ गया। इसके अंदर क्या है, ये लास्ट वाले दो कांस्टेंट, ये चेंज होगा म्यू, लास्ट वाले कांस्टेंट। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके बाद क्या है हमारा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब हमारी पार्टीशन फंक्शन की क्या हो चुकी है, इंट्रो हो चुकी है, इंट्रो ऑफ पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, जीआई समेशन ऑफ ए की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में केटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो जिसकी इंट्रो होती है वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या और क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल का मीनिंग क्या है, एक ही है अगर हम समझे तो। जैसे क्या है, मेरे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स है, क्या एनर्जी लेवल्स है, और मेरे पास पार्टिकल कितने टोटल, एन है, टोटल पार्टिकल कितने, एन है। ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, ये मेरी क्या एक्साइटेड स्टेट है। अब मेरे को ये निकालना है कि टोटल पार्टिकल मेरे पास कितने हैं, एन है। एन पार्टिकल में से जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि टोटल में से कितने पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के भी हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है उसका मीनिंग यही है। अगर मेरे को एन नोट में फ्रैक्शन ऑफ मीनिंग निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है कि टोटल में से, अगर मेरे को फ्रैक्शन निकालना है नोट का, तो टोटल में से अब ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल है वो क्या होता है मेरा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी भी ये होती है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि टोटल पार्टिकल में से ग्राउंड स्टेट के अंदर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल में से ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हमारी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है।
या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। मीनिंग दोनों का सेम है कि टोटल में से कितने पार्टिकल एनर्जी लेवल्स के अंदर है। सिर्फ ये देखना कि टोटल में से कितने पार्टिकल हमारे एनर्जी लेवल में। फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल होप सो आप समझ गए इस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल एक ही मीनिंग है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को मैं पीआई से डिनोट करता हूं, और फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल का मीनिंग है टोटल में से एनआई। एनआई का मीनिंग क्या है, इसमें से कौन सी भी एनर्जी स्टेट हो सकती है। आई की जगह मैं 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकता हूं। क्या होगी मेरी, जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी डिवाइडेड अपॉन समेशन ऑफ जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी। इसको क्या इसके अंदर रख सकते हैं। समेशन का मीनिंग आपको सबको पता होगा कि ऐड होगी सब चीजें। तो ये क्या होती है, मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। और ये क्या है, मेरा पार्टीशन फंक्शन है। तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी अपॉन में क्यू। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी है जो क्या होती है एन आई अपॉन में एन होती है, वो क्या आ गई मेरी, जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी अपॉन में क्यू। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको ये पूछे कि मेरे को एन नोट के अंदर मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पता करने कितने हैं, तो क्या पुट करूंगा इसमें मैं, किसके लिए, एन इक्वल टू 0 के लिए। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन में एन नोट इज इक्वल टू में जी नोट। आई का मीनिंग क्या है कि कौन सी एनर्जी लेवल्स है। आई की जब मैं ग्राउंड स्टेट का लिया तो एन इक्वल टू 0 लिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हर जगह 0 पुट कर दूंगा। ग्राउंड स्टेट ई के माइनस में ग्राउंड स्टेट अपॉन में के टी डिवाइडेड अपॉन पार्टीशन फंक्शन जो कि ये होता है, क्या हो जाएगा, जी नोट ई के पावर माइनस जी अपॉन में के टी, ऐसे हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पी जीरो, कि मेरी ग्राउंड स्टेट के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट के अंदर। इसी तरह अगर मेरे को एन इक्वल टू 1 में पूछे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो पी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले यहाँ तो 0 रहेगी, यहाँ पे 0, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा, G1 e की माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन में के टी। क्योंकि क्यों, क्या पार्टीशन फंक्शन है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, हमारा समेशन होता है। क्या होता है, समेशन। तो मैंने ऐड कर दिया ग्राउंड स्टेट को, और जहां तक निकालनी है मेरे को, निकालने का है एन इक्वल टू 1 तक निकालनी है, तो 1। अगर मेरे को एन इक्वल टू 3 तक पूछे, मतलब 3 के अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, तो यहाँ पर 3 पुट करूंगा, टोटल में से एन 3 पुट करूंगा, G3 एप्सिलॉन 3 अपॉन के टी, यहाँ पर 0 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे समेशन करता रहूंगा। तो आपको ये चीज क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करनी आनी चाहिए बस। तो इसमें से ऐसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको ये चीजों का पता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी का पता कर लिया कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एनर्जी होती है, जो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है वो क्या होती है, एडिटिव होती है। क्या होती है, एडिटिव। क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है हमारी, वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस में एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, एनर्जी ऑफ रोटेशनल प्लस में एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल। बट जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है, क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन, वो क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव होता है। जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होता है मेरा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनटू में पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल, पार्टीशन फंक्शन ऑफ रोटेशनल इनटू में पार्टीशन फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल। तो याद रखना, एनर्जी एडिटिव होती है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। अगर मेरे को डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं,
डिस्टिंग्विशिबल, जो मैं एक एक बात लिख रहा हूँ उसका मीनिंग है, उस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम जो चीज भी लिखूंगा वो चीज क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमें रिवीजन करनी है। रिवीजन का मीनिंग क्या है कि जो जो चीज पेपर में आ सकती है, ये जो आई हुई है उन चीजों को रिवाइज करना। तो वो हर एक चीज आपको ध्यान से सुननी है। तो मैं जो ये बात लिख रहा हूँ इस पे भी क्या है, मीनिंग है इसका भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिस्टिंग्विशिबल सिंबल अगर पार्टिकल लेता हूं मैं, तो उस टाइम जो मेरा टोटल पार्टीशन फंक्शन होता है डिस्टिंग्विशिबल है, तो इसका मीनिंग क्या है, सारे पार्टीशन फंक्शन क्या हो गए, सेम हो गए। क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, जितने भी पार्टिकल होंगे सबका पार्टीशन फंक्शन, जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो हर एक पार्टिकल का होता है, हर एक पार्टिकल का होता है। तो अगर मेरे सारे पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल है, इसका मीनिंग है सेम डिस्टिंग्विश कर सकता हूं मैं, तो उन सबका पार्टिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर क्या आ जाएगा, 1 2 3 n अगर मेरे पार्टिकल है तो q की पावर n हो गया, क्योंकि 1 2 3 ऐसे n तक जाएंगे तो क्या q की पावर n हो जाएगा मेरा। तो आपका टोटल पार्टिकल फंक्शन याद रखना है q और डिस्टिंग्विशिबल। अगर मैं इनडिस्टिंग्विशिबल का निकालूं पार्टिकल का, तो जो टोटल पार्टिकल फंक्शन वो क्या हो जाएगा, q की पावर n, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद ये हमें पता है पार्टिकल फंक्शन हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी, ये होता है। अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को क्या करूं मैं, जीरो की तरफ लेके जाऊं, या फिर टेम्परेचर को क्या करूं मैं, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊं। तो आप मेरे को ये बताओ कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो मेरा क्या होगा जब टेम्परेचर को जीरो की तरफ लेके जाऊंगा। तो सिंपल सा है, अगर मैं जीरो पुट करता हूं, जी नोट ए की माइनस एप्सिलॉन नोट अपॉन में के टी प्लस में जी वन ए की माइनस एप्सिलॉन नोट अपॉन में के टी, ऐसे करके जी आई तक जाऊंगा ऐसे। टेम्परेचर क्या मेरा जीरो है। आपको ये पता है जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है, हमारी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो एप्सिलॉन नोट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है हमारा, एप्सिलॉन नोट जीरो। तो यहाँ पर अगर जीरो पुट करता हूँ मैं, तो ई की पावर क्या होगी, जीरो, और ई की पावर जीरो मतलब किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन। तो ये तो क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी, जी नोट हो जाएगी, प्लस में इनकी जो ये वन हो गया, वन जी आई है यहाँ मैंने बताया था, जी नोट एप्सिलॉन नोट 1 1 2 2 ऐसे ऐड होते जाएंगे सबके पार्टीशन फंक्शन हर एक एनर्जी लेवल के। तो इसका जी नोट हो गया, इसमें क्या है, इसकी एनर्जी तो कुछ होगी, लेकिन टेम्परेचर क्या है मेरा जीरो है। तो मेरे को पता है 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ई की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। 1/t इन्फिनिटी, ई की माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो मेरा पार्टीशन फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, जी नोट आएगा। आपको ये बात रखनी है, ये बात याद रखनी है सिर्फ, ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया था कि डायरेक्ट बताना, सिर्फ आपने को पता होना चाहिए टेम्परेचर को जीरो के ऊपर पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो जी नोट होता है, टी इन्फिनिटी के ऊपर जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो समेशन ऑफ क्या होता है, जी आई होता है, समेशन ऑफ जी आई होता है। ये चीज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट ये 2 नंबर में पूछ लेता है ये चीज। उसके बाद कुछ एक फीचर है पार्टीशन फंक्शन के जो हमें पता होने चाहिए। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। और क्या होता है, कैन नॉट बी जीरो। पार्टीशन फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसका जो यूनिट होता है वो क्या, डायमेंशन लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती, कैन नॉट बी जीरो। और क्या होता है कि हमने अभी निकाला था कि जो एन आई अपॉन में एन होता है वो क्या होता है मेरा, जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन में के टी अपॉन में क्यू, और क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है।
तो इससे मेरे को क्या पता लगा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टीशन फंक्शन होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टीशन फंक्शन। या फिर जो एन आई पार्टिकल होते हैं कि एन आई क्या है मेरे, ये पार्टिकल है एन आई तक, ये एनर्जी स्टेट है। क्या एनर्जी स्टेट्स है, जो एनर्जी स्टेट होगी मेरी वो भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्टीशन फंक्शन। तो ये पार्टिकल फीचर है जो ये होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल के और किसके, प्रोबेबिलिटी के और एनर्जी ऑफ स्टेट के। ये दो चार बातें जो आपको पता होनी चाहिए पार्टीशन फंक्शन के लिए। इसके बाद हम पार्टीशन फंक्शन, अब इंट्रो तो हमारी हो चुकी है, हमें पता लग चुका है कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे हमें अप्लाई करना है, ये चीजें हमें पता लगी। अब क्या है, पार्टीशन फंक्शन निकालूंगा किसके लिए, मैं थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी क्या होती है। मैंने थर्मोडायनामिक्स जब मैंने रिवाइज किया था उस टाइम मैंने बताया था क्या क्या होती है। क्या होती है हमारी GHAU, ये होती है हमारी थर्मोडायनामिक्स, जो पोटेंशियल होता है वो हमारी क्या थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी है। अब इनके लिए अब हमने क्या किया था, हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर इनके वैल्यू निकाल ली थी। क्या निकाल ली थी, इनकी वैल्यू। अब इनको अगर मेरे को माइक्रो पार्टिकल के लिए यूज करना है, ये किसके लिए था पहले थर्मोडायनामिक्स में, मैक्रो के लिए था। अब इसको मेरे को यूज करना है किसके लिए, माइक्रो के लिए, जो क्वांटम में यूज करूंगा। तो उस टाइम अगर सीधा तो मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या एक ब्रिज की जरूरत है। वो ब्रिज क्या है, स्टैटिक थर्मोडायनामिक्स है। और ये हमें क्या बताता है, पार्टीशन फंक्शन बताता है। जो ये पार्टीशन फंक्शन है ये क्या करता है, मेरे को मैक्रो से माइक्रो पार्टिकल के अंदर इनको कैसे अप्लाई करना है वो बताता है। तो सबके लिए हमें पार्टीशन फंक्शन की जरूरत है अगर हमें क्या है, माइक्रो पार्टिकल के ऊपर अगर हमें ये चीजें अप्लाई करनी है, अगर हमें ये चीजें निकालनी है माइक्रो पार्टिकल के लिए, तो हमें क्या है, इन सब की वैल्यू किसमें चाहिएगी, पार्टीशन फंक्शन के अंदर चाहिएगी। तो आपको इनकी वैल्यू पता होने से पार्टीशन फंक्शन के अंदर क्या होती है, तो आपको सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है, यू की और एस की। सिर्फ यू और एस की याद रखनी है आपको। GHA इनकी वैल्यू अपने आप निकलेगी। तो यू की वैल्यू क्या होती है, एन के करली अपॉन करली टी नेचुरल ऑफ क्यू। आ गया पार्टीशन फंक्शन। ये होती है किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए होती है, एक मॉलिक्यूल के लिए होती है। अगर मेरे एक मॉलिक्यूल के लिए, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर मेरे को एन मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है तो क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक के लिए है, एन के लिए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मेरे को अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, मीनिंग क्या है, एक मोल, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होते हैं, एक मोल के लिए होते हैं। अगर मेरे को एक मोल के लिए निकालनी है तो क्या कर दूंगा, इसको मैं एक के लिए ये अवोगाड्रो मॉलिक्यूल के लिए क्या जी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, नेचुरल ऑफ क्यू। अब हमें पता है कि एन नोट के जो होता है वो मेरा क्या होता है, आर, जो कि क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, ये टी स्क्वायर होता है यहाँ पर, सॉरी भाई यहाँ क्या होता है, टी स्क्वायर होता है। तो आर टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी नेचुरल ऑफ क्यू। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरी जो यू की वैल्यू है वो क्या होती है, ये होती है। तो क्या होता है, u अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, एन नोट के टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी नेचुरल क्यू, और क्या होती है, आर टी स्क्वायर करली अपॉन करली टी नेचुरल क्यू। इन दोनों में मीनिंग एक ही है कि एन नोट के की मैंने सिर्फ आर पुट किया है। तो मैं क्या इन सब के फॉर्मूला अगर आर में भी निकाल के लेके आऊंगा तो आर की जगह आपको एन नोट के भी वहां पर आप पुट कर सकते हो। तो कई जगह कई बुक के अंदर डायरेक्ट एन नोट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूलाज है,
किसमें क्या है, आर के रिस्पेक्ट में। तो है मीनिंग ये कि एन नोट के किसके इक्वल है, आर के। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको दोनों एक ही याद कर लो, आर के रिस्पेक्ट में आर की जगह क्या पुट कर दोगे, एन नोट के, तो उसमें आ जाएगा। तो आपको एक ये याद रखना है सिर्फ, और एक आपको क्या याद रखना है, एंट्रोपी का, वो मैं आगे बता दूंगा। तो ये आपको पता लग गया। अब मेरे को यू की वैल्यू पता लगी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को जी वो निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच का आपको पता है फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, क्या होता है, यू माइनस में टी एस होता है, यू माइनस में यू प्लस में वर्क डन होता है। क्या होता है, यू प्लस में वर्क डन। और वर्क डन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस पीवी, ये पुट कर सकता हूं मैं। तो आपको इसमें सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। क्या पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यू माइनस डब्ल्यू होता है, सॉरी भाई, एच क्या होता है, यू माइनस डब्ल्यू होता है, हमारा वर्क डन होता है ये। और जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस पीवी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पीवी हो जाएगा। तो आपको इस क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब इसमें सिर्फ क्या है, यू की वैल्यू पुट करनी है। यू की क्या वैल्यू है, आर टी स्क्वेयर कर्ली अपॉन कर्ली टी नेचुरल ऑफ क्यू, और प्लस में हमें पता है जो पीवी होता है वो क्या होता है, पीवी क्या होता है, पीवी होता है हमारा आर टी। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, आर टी पुट कर दूंगा। आर की वैल्यू तो आपको पता है, ये तो आपको अंडरस्टूड है, ये चीज तो आपको याद रखनी है कि आर की जगह मैं एन नोट के अगर यहाँ पुट करूंगा तो आर की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, एन नोट के। तो ये क्या आ गया मेरा, एच का फॉर्मूला आ गया। ये आपको याद रखना, यू का आ गया, एच का आ गया। ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन दे करके ऐसे निकलवा लेगा। उसके बाद जो हमारी एंट्रोपी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर नेचुरल ऑफ क्यू प्लस में यू अपॉन टी, यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को क्या निकालना है, जी निकालना है। तो जी का तो आपको पता है क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, एच माइनस में टी एस। क्या होता है, एच माइनस टी एस होता है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं सिर्फ एच की वैल्यू पुट कर दूंगा और एंथैल्पी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरी क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले एक चीज आएगी जो मेरे को आपको बतानी थी, डिस्टिंग्विश, क्योंकि जो एस की वैल्यू होती है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए अलग होती है और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए अलग होती है। आपको एक बात याद रखनी है, जो मेरा U और H है वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। कि U और H मैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ले लूं तो यू फॉर्म यही फॉर्मूला लगाऊंगा, और इनडिस्टिंग्विशेबल ले लूं तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो दोनों के लिए सेम होता है। बट जो हमारे यहाँ क्या है, G S और A, जी एस और ए इनके लिए क्या है, डिस्टिंग्विशेबल के लिए अलग है और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए अलग है। कैसे, डिस्टिंग्विशेबल में क्या आता है, आर नेचुरल ऑफ क्यू प्लस में यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। और इनडिस्टिंग्विशेबल में एस का फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, आर नेचुरल ऑफ क्यू अपॉन एन प्लस में यू अपॉन टी और प्लस में आर, ये फॉर्मूला होता है। एस का ये होता है डिस्टिंग्विशेबल में, इनडिस्टिंग्विशेबल में एस का ये होता है। अब ऐसे ही हम डिस्टिंग्विशेबल की एंट्रोपी को यूज करके हम क्या निकाल लूंगा, मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा। जो ए क्या है मेरा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, जो क्या होता है मेरा यू माइनस टी एस होता है, यू माइनस टी एस। तो मेरे को क्या एंट्रोपी की वैल्यू पुट करनी है इसमें, बस यू माइनस टी एस की वैल्यू क्या होगी, आर नेचुरल क्यू प्लस में यू अपॉन टी, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं
टी आर नेचुरल लॉग क्यू माइनस में टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा यू, अब यू से यू कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई माइनस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, तो ए की वैल्यू ये आ गई मेरी। इसी तरह इसमें भी ए की वैल्यू निकालूंगा भैया यू माइनस टी एस, बस इसमें एंट्रोपी वैल्यू ये पुट कर, इसमें ये पुट करूंगा यू माइनस टी आर नेचुरल लॉग क्यू अपॉन में एन प्लस में यू अपॉन टी और प्लस में आर, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यू माइनस आर टी नेचुरल लॉग क्यू अपॉन में एन, टी से टी कैंसिल माइनस में यू प्लस माइनस में आर टी, यू से यू कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी माइनस आर टी नेचुरल लॉग क्यू अपॉन एन और माइनस में आर टी, ए की वैल्यू ये आ गई। तो आपको डिस्टिंग्विशेबल के ये याद रखना है, इनडिस्टिंग्विशेबल के ये याद रखना है। अब मैं जी की वैल्यू निकालूं, मेरे को पता है जी और ए का रिलेशन होता है, क्या होता है जी क्या होता है ए प्लस क्या होता है पीवी, जी और ए का ये रिलेशन है, तो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगी माइनस में आर टी नेचुरल लॉग क्यू, पीवी क्या होता है मेरा आर टी होता है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई जी की आ गई डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। और इनडिस्टिंग्विशेबल के क्या आ जाएगी जी की वैल्यू, वही जी क्या होता है ए प्लस पीवी, ए की वैल्यू ये इसमें माइनस आर टी नेचुरल क्यू अपॉन एन माइनस में आर टी और पीवी की क्या होता है आर टी होता है, तो क्या कर दूंगा आर टी से आर टी कैंसिल, क्या हो उसकी जी की वैल्यू माइनस आर टी नेचुरल क्यू अपॉन, तो आपको जो याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, एक ये वैल्यू याद रखनी है इंटरनल एनर्जी की, एक ये वैल्यू याद रखनी है किसकी है एच की, दो डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए सेम है, और एक वैल्यू आपको एंट्रोपी की याद रखनी है, डिस्टिंग्विशेबल के लिए ये है और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए ये है। उसके बाद आपको ए की वैल्यू याद रखनी है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, डिस्टिंग्विशेबल के लिए और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए ये है। उसके बाद जी की वैल्यू याद रखनी है गिब्स फ्री एनर्जी की, ये 8 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करवाए, किसका, एक यू का जो कि क्या होता है आर टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी नेचुरल लॉग क्यू, एक एस का जो क्या होता है आर नेचुरल लॉग क्यू प्लस यू अपॉन टी, सिर्फ क्या करना है क्यू के बाय में एन लगाना है और प्लस में आर करना है, वो इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए हो जाए। उसके बाद तो आप सीधा फॉर्मूला लगा पुट कर सकते हो, क्योंकि क्या एस मेरा यू प्लस पीवी होता है, यू की वैल्यू पुट की पीवी में आर टी, ये आ गया। इसमें क्या होता है ए क्या होता है यू माइनस टी एस होता है, एस की वैल्यू ये पुट की कैंसिल करके ए आ गया, ए और जी का रिलेशन होता है उससे मेरा जी आ गया, इस तरह ये आ गया। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं भाई, क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, और इनके ऊपर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्वेश्चन भी लगाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमने पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया किन के लिए, थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी के लिए। अब हमें क्या है पार्टीशन फंक्शन निकालना है किसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए और वाइब्रेशनल के लिए। हमें क्या इनके लिए क्या पार्टीशन फंक्शन निकालना है। थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी के लिए निकाल लिया जी एच ए यू का, उसके बाद ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन के लिए निकाल। तो ट्रांसलेशनल मोशन का जो, क्योंकि ये चीजें सारी हम किसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स की जो आइडेंटिटी है जितनी भी है वो जो है जी एच ए यू और रोटेशनल हम उसी के अंदर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उनका यूज मैं कैसे कर सकता हूँ माइक्रो के लिए, तो उसमें क्या पार्टीशन फंक्शन आता है उसमें इंक्लूड होता है। तो हम पार्टीशन फंक्शन को इन सब के लिए फॉर्मूला निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है किसे पार्टीशन फंक्शन से। तो ट्रांसलेशनल में क्या होता है पार्टीशन फंक्शन ट्रांसलेशन का 2 पाई एम के टी अपॉन में एच के, ऊपर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा v, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
उसके बाद याद रखना है v अपॉन में लैम्डा का क्यूब। जो लैम्डा है वो क्या मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है h अपॉन में अंडर रूट 2 पाई m के टी। ये वैल्यू किसकी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की होती है। तो सिर्फ इसके अंदर आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक सीधा मैंने क्या सिर्फ v तो है, v के नीचे क्या लगा दिया लैम्डा क्यूब लगा दिया, तो किसमें आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर आ गया। लैम्डा की वैल्यू ये होती है। अब आपको ये वैल्यू भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन दोनों से आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हो, क्योंकि क्या था पहले ये फॉर्मूला आया था, उसके बाद यहाँ से मेरे को क्या किया था मैंने लैम्डा की वैल्यू ये निकाली, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, क्या कर दी इस वैल्यू की जगह लैम्डा मैंने यहाँ पुट किया तो मेरा क्या आ गया ये वैल्यू आ गया। तो आपको सिर्फ ये दो याद रखना है, ये तो लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन क्या है v अपॉन लैम्डा क्यूब है। दोनों को क्या कर दोगे इनको इन दोनों को क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे, इसको इक्वेशन 2 को क्या कर दोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दोगे इस टाइम, तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल होकर के लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, v से v कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी डी ब्रोगली की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। तो ये सिर्फ निकालने का तरीका है, बाकी हमने जो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू होती है ना एच अपॉन अंडर 2 पाई के टी ना लैम्डा पुट किया इसमें, तो ये वैल्यू तो आपके तीन वैल्यू याद रखनी है। रोटेशन में जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है 8 पाई स्क्वायर आई के टी अपॉन में सिग्मा एच स्क्वायर, सिग्मा एच स्क्वायर, ये किसका होता है मेरा रोटेशनल का पार्टीशन फंक्शन है। इसमें भी क्या होता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है टी अपॉन में जो थीटा रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थीटा रोटेशन है उसको डिवाइड करते हैं तो उसका रिलेशन ही हो जाता है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू होती है सिग्मा एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई के टी। अब मैंने क्या कर दिया ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये वैल्यू मैंने क्या कर दी यहाँ पर पुट कर दी, थीटा की वैल्यू जो ये थी मेरी यहाँ पर पुट कर दी, ये आ जाएगा। तो आपको तीन वैल्यू याद रखनी है सर, जो थीटा है मेरा वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल कांस्टेंट है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल कांस्टेंट, तो ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके वाइब्रेशनल के अंदर जो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है 1 अपॉन में e 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस में एच म्यू अपॉन के टी, और एक होता है 1 अपॉन ई माइनस में एच म्यू अपॉन 2 के टी अपॉन में 1 माइनस ई माइनस एच म्यू अपॉन के टी। अब इसके क्या दो फॉर्मूला है, ये आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ हो कि मैं जीरो जो ग्राउंड स्टेट जीरो एनर्जी होती है हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसको अगर मैं अकाउंट में ले रहा हूं क्या ले रहा हूं कंसीडर कर रहा हूं 0 पॉइंट एनर्जी कंसीडर, अगर 0 पॉइंट एनर्जी को कंसीडर करूंगा उस टाइम तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और ये कब लगाऊंगा नोट कंसीडर 0 पॉइंट एनर्जी, जब 0 पॉइंट एनर्जी को कंसीडर करूंगा उस टाइम ये लगाऊंगा, जब 0 पॉइंट एनर्जी को कंसीडर नहीं करूंगा तो उस टाइम क्या लगाऊंगा ऊपर वाला लगाऊंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कब लगाना है। और इसके अंदर जो हमारा होता है थीटा वी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, उसकी वैल्यू क्या होती है थीटा वी की, उसकी वैल्यू होती है हमारी एच म्यू अपॉन में के, एच म्यू अपॉन में के। अगर वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो मेरी जो क्यू टी की वैल्यू आती है वो क्या होती है मेरी 1 अपॉन में 1 माइनस ए की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी 1 ई की पावर माइनस में थीटा अपॉन में 2t 1 माइनस ई की पावर माइनस में थीटा अपॉन टी। किसमें रख दिया मैंने ये इसकी फॉर्म में रख दिया,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको किसके फॉर्म में रखना है। ठीक है भाई, ये जो थीटा ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, ये फॉर्मूलाज होते हैं किसके, ट्रांसलेशन में, रोटेशन के और वाइब्रेशनल के। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है बहुत बार। अब एक दो पॉइंट और है जो इसके बारे में बता देता हूँ आपको वाइब्रेशनल के लिए। जब मैं टेम्परेचर क्या लूँ, टेम्परेचर को 0 लूँ और टेम्परेचर को क्या लूँ, इन्फिनिटी लूँ, उस टाइम मेरे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए निकालता हूँ क्या आउट 1/s म्यू अपॉन kt के लिए। टेम्परेचर अगर 0 है तो h म्यू अपॉन kt की वैल्यू क्या आएगी, जो ये पे हमारे टेम्परेचर 0 लिया है, 0 पुट करूंगा टेम्परेचर, तो h म्यू अपॉन kt है। तो t की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। h म्यू अपॉन kt क्या, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मेरी क्या ट्रांसलेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। और e की माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया था क्या होता है, 0 होता है। तो क्या वैल्यू आ गई मेरी, 1 आ गया। तो क्या ट्रांसलेशन क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी है तो मेरी h म्यू अपॉन kt है बहुत क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि 1/0 अगर 0 तो इन्फिनिटी, तो वैल्यू कम है तो ज्यादा, अगर वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है तो किसकी तरफ, 0 की तरफ टेंड करेगा, बहुत कम वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूंगा, e की माइनस h म्यू अपॉन kt है वो ओपन हो जाएगा। जब वैल्यू h म्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जब कम होती है उस टाइम क्या हो जाता है, ये क्या है, ओपन हो जाता है। किसकी तरफ ओपन हो गया, ये 1 माइनस h म्यू अपॉन kt क्या होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्या वो ट्रांसलेशनल 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस h म्यू अपॉन kt। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर दी, h म्यू अपॉन kt ये पुट कर दी। उसके बाद क्या है, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन में h म्यू अपॉन kt, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, kt अपॉन h म्यू। तो जो मेरी क्या वो ट्रांसलेशन आ गया, वो क्या आ गया, kt अपॉन h म्यू। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, क्या पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन। जब मैंने पार्टिशन फंक्शन इसके लिए निकाला तो ये वैल्यू आई, अगर मैं इसके लिए वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ये तो सारा सेम है, 1/1 माइनस ई एस म्यू kt, 1/1 माइनस ई एस म्यू kt अपॉन, तो सेम है, सिर्फ ऊपर क्या है, इससे मल्टीप्लाई की गई है, दिख रहा है ना, बाकी तो सेम है, सिर्फ क्या है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई की गई है। तो जो वैल्यू आई है उसमें क्या कर दूंगा मैं, e की माइनस h म्यू अपॉन 2kt, और इसकी वैल्यू तो पता ही है मेरे को, 1/1 माइनस e की माइनस h म्यू kt की वैल्यू अभी निकाली थी, t इक्वल टू 0 जाएगा, क्या आएगी 1। तो मेरी क्यू ट्रांसलेशन की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी। इसके लिए क्या आ जाएगी, क्या होती, 1/1 माइनस ई एच म्यू kt की वैल्यू तो पता ही है, kt अपॉन h म्यू, इनटू में सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इससे मल्टीप्लाई किया गया, ये माइनस h म्यू अपॉन 2kt, ये वैल्यू आ गई बस, क्या ये वैल्यू आ गई है। और आपको पता है कि h म्यू k क्या होता है, थीटा, थीटा v होता है, तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, t अपॉन में थीटा v पुट कर सकता हूँ, और इसमें क्या पुट कर सकता हूँ मैं, क्या टी e की माइनस थीटा v अपॉन में 2t पुट कर सकता हूँ, और इसमें क्या पुट कर सकता हूँ मैं, t अपॉन में थीटा v e की माइनस थीटा v अपॉन में 2t। ये क्वेश्चन आए हुए, तो इसको आप इनकी वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए, कैसे निकाली हुई है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। पार्टीशन फंक्शन t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, याद है, अभी करवा के आया, पार्टीशन फंक्शन t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, याद है किसी को,
जी नोट होता है, इन्फिनिटी पे क्या होता है, समेशन ऑफ जी आई होता है। याद रखनी आपको ये बातें, पेपर के अंदर सीधे पूछेंगे थ्योरेटिकल, आपको एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। तो पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया। अब रोटेशनल मोशन के लिए, वाइब्रेशनल मोशन के लिए और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालना। अगर मैं क्या निकालूं, पार्टीशन फंक्शन निकालूं किसके लिए, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी और वाइब्रेशनल एंट्रोपी के लिए, तो मेरी वैल्यू क्या क्या आएगी। तो क्या होते हैं पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी क्या होती है, रोटेशनल एंट्रोपी क्या होती है, वाइब्रेशनल एंट्रोपी क्या होती है। पहले हमने क्या है इनके पार्टीशन फंक्शन निकाल लिए थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन के। अब एंट्रोपी निकालनी है, तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, R5.2 प्लस नेचुरल लॉग 2 पाई MKT की पावर 3/2 NH³ इंटू में V। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, सेकंड-टोडे इक्वेशन, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पेपर के अंदर आई हुई है। इसके अंदर क्या है सीधा पूछ लेता है कि जो एंट्रोपी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये पूछूं एंट्रोपी टेम्परेचर की क्या है, T की 3/2 है, क्योंकि T की पावर क्या है 3/2 है, इस तरह पूछ लेता है। और रोटेशनल एंट्रोपी के लिए ये फॉर्मूला है, R ब्रैकेट में 1 प्लस में नेचुरल लॉग 2IKT सिग्मा H कट का स्क्वायर। वाइब्रेशनल के लिए क्या है, N के बीटा एप्सिलॉन E की बीटा एप्सिलॉन -1 माइनस में नेचुरल लॉग 1 माइनस E की माइनस बीटा एप्सिलॉन। जो बीटा की वैल्यू होती है वो अपन 1KT होती है, क्योंकि हम E के माइनस H म्यू KT लेते हैं वहां पर H म्यू KT, और जो H म्यू होती है वो क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है एप्सिलॉन, क्या होती है एनर्जी होती है एप्सिलॉन। तो अगर इसके अंदर पुट करूं मैं E की माइनस एप्सिलॉन और 1/KT वैल्यू क्या बीटा, तो क्या आ जाएगी बीटा एप्सिलॉन। तो यही वही लिखा गया बीटा एप्सिलॉन, बीटा मीनिंग 1/KT, H म्यू की जगह एप्सिलॉन एनर्जी पुट की। तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो इसके बाद एक एडवांस टॉपिक आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो क्या है, आपने पढ़े होंगे जो हाइड्रोजन होता है, दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। क्या है, दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है, जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों की सिमेट्री क्या है, सेम है। तो जो ऑर्थो हाइड्रोजन वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। याद हो गया आपको, ऑर्थो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या सिमेट्रिकल है। लेकिन पैरा के अंदर क्या होता है, पैरा में दोनों हाइड्रोजन की क्या डायरेक्शन अपोजिट है, ये साइड है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी अपोजिट है, तो दोनों क्या हो गए, अनसिमेट्रिकल हो गए, क्या हो गए, अनसिमेट्रिकल। उसके बाद क्या आपको इनकी डीजनरेसी पता होनी चाहिए क्या होती है, जी क्या है मेरे, डीजनरेसी है। ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, 2I+1 I+1, और पैरा हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, 2I+1 और I। अब जो I है वो क्या है मेरी, स्पिन न्यूक्लियर मैग्नेटिक, स्पिन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है। जो हाइड्रोजन के लिए I की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2। अगर मैं यहाँ पर 1/2 पुट करूं तो कितनी आएगी, I की जगह 1/2 पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 2, 1/2 हाफ और 1
डेड 3/2 कितनी आएगी 3 आ गई। तो ऑर्थो के लिए क्या होती है जी की वैल्यू 3 होती है, और पैरा के लिए क्या होती है आई की वैल्यू क्या होगी 1/2। 1/2 से 2 कितना बच गया 1 और 1 2 इंटू में आई की वैल्यू 1/2 क्या होगी 1। तो जो पैरा के लिए होती है वो क्या होती है 1 होती है। ये चीजें सिंपल से पता हो कि ये सिमेट्रिकल होता है या अनसिमेट्रिकल होता है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट में, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक हो रहा है इसके अंदर जो मैं आपको कराई देता हूँ, एक सेकेंड। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का, ये इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं लास्ट टॉपिक ये करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी वेलोसिटी किसके बीच में है v और v प्लस डी म्यू इसके बीच में है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे जिनकी वेलोसिटी इस इंटरवल के बीच के अंदर है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल ने बताया, उसका फॉर्मूला क्या था ये था, ये क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी वी स्क्वायर ई के माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी म्यू, ये थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें क्या निकालना हो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल की, प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया था पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन मॉलिक्यूल क्या होते हैं सेम होते हैं। क्या होता है टोटल में से कितने पार्टिकल की वेलोसिटी ये है वो क्या आ जाएगा उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास n पार्टिकल है और है कितने इतने, इतने में से इतने पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी क्या है इतनी है, तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आ गई, ये मेरे प्रोबेबिलिटी आ गई कि इतने पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी मेरी 4 पाई एन से डिवाइड किया, एन से डिवाइड करो एन से एन कैंसिल, ये एन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा सेम वी स्क्वायर ई के माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी और डी। तो क्या है मैंने क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले इतने मेरे पास, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कितने इतने मेरे पास। अब इसमें क्या होता है एक हम ग्राफ बनाते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ग्राफ कैसा आता है इस टाइप का ग्राफ आता है। इस टाइप का ग्राफ आता है, इस टाइप क्या होता है मेरी वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है। तो इस इक्वेशन से मैंने क्या ये ग्राफ प्लॉट किया है, क्या है ग्राफ प्लॉट किया है। ये मैं टेम्परेचर रख दो, मेरा यहाँ पर टेम्परेचर मान लो T1 है मेरा, यहाँ पर क्या है T2 और यहाँ पर क्या है T3 है। तो आप मेरे को ये बताओ कि T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा टेम्परेचर क्या है कम है, ये बताओ मेरे को। इस इक्वेशन से बता सकते हो इसका आप कैसे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या है मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल क्या होंगे कम होंगे। तो क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कहां ज्यादा है ये बताओ मेरे को, इसी से निकालूंगा सिर्फ। ये मेरे क्या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका मीनिंग मेरे को ये पता है कि जहां पर मेरे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है तो टेम्परेचर T1 क्या होगा बहुत कम, इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसमें रिलेशन क्या होगा मेरा T1 T2 और T3, T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपका।
एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जैसे मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, वेलोसिटी क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वैसे जो मैक्सिमा है मेरा, जो क्या है मैक्सिमा है, मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड लेसर प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। उसी तरह क्या है मेरा जो मैक्सिमा है वो क्या है, कम होता जा रहा है वेलोसिटी के साथ, क्या है मैक्सिमा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक बात तो ये, एक वेलोसिटी के साथ फिर क्या है, जो इनका बीच का गैप है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या है, विड्थ इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के साथ क्या है, विड्थ बढ़ती जा रही है, क्या है विड्थ बढ़ती जा रही है इनकी, जो ब्रॉड ये पीक है मेरी ब्रॉड होती जा रही है। यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई, तो क्या है विड्थ या ब्रॉडनेस बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी जिस तरह बढ़ाऊंगा उस तरह क्या होगी मेरी, जो ये हाइट है, जो ये हाइट है वो क्या होगी मेरी, कम होगी। हाइट ऑफ पीक डिक्रीज, ये आपको चीजें याद रखनी है। वेलोसिटी के साथ मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड लेसर, मतलब कम होता जा रहा है, मैक्सिमा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बट वेलोसिटी के साथ विड्थ क्या होती जा रही है, मोटाई चौड़ाई क्या है, बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी के साथ हाइट क्या है इनकी, हाइट क्या है, इसकी हाइट इतनी है, फिर कम है, फिर कम, हाइट कम होती जा रही है। और इसके बाद क्या है, मास का रिलेशन क्या होगा इसमें, मास का मास क्या है मेरे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरह फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे उस तरह मास क्या बढ़ता जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्टिकल कहाँ पे ज्यादा है, T1 पे ज्यादा है। तो यहाँ अगर मैं M1 लिख दूं, यहाँ पर मेरा मास M2, यहाँ पर M3 है, तो किसका मास ज्यादा होगा, जहाँ पर फ्रैक्शन पार्टिकल ज्यादा हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो M1 ज्यादा, फिर M2 ज्यादा, फिर M3। टेम्परेचर का इन्वर्सली है, मास का डायरेक्टली है। तो आपको लिख देनी है कि जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है मेरी, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अपने आपने सारे रिलेशन निकाल लिए इसमें, मास का, विड्थ का, हाइट का, मैक्सिमा का, टेम्परेचर का, सब। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, बस यही क्वेश्चन आते थे। एक तो आपको इक्वेशन याद रखनी है बस, और एक ये ग्राफ, तो कैसे बनाएगी ग्राफ। इसके बाद क्या, एक क्वेश्चन आया हुआ था किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, किसके अंदर, ऑफ वेलोसिटी में। तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ v का स्केयर माइनस में v स्केयर, इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। हमें पता होना चाहिए जो हमारा v स्केयर है वो क्या है मेरा, एवरेज वेलोसिटी है, और ये v क्या है मेरी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मेरी, 8 अपॉन में 8 kT अपॉन में पाई एम होती है, माइनस में आरएमएस क्या होती है, v रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी क्या होती है, 3 kT अपॉन में m, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। k किसका क्या होता है, r होता है, k किसका r होता है। तीन वेलोसिटी होती है, हम जो गैस स्टेट के अंदर पढ़ते हैं कि एवरेज की क्या होती है 8 RT अपॉन पाई एम, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है 3 RT अपॉन m। तो इसके अंदर आप ये पुट करोगे तो आपकी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू मतलब क्वेश्चन आया हुआ था इस पे सीधा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस ये माइनस करके निकालते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी टेरेस्ट्रियल थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन कंप्लीट होती है। तो मैंने जितने टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वो सारे टॉपिक करवा दिए हैं, इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। तो आपने अगर ये वीडियो आराम से देखी है, इससे नोट्स बनाए हैं कंप्लीट, तो आप पेपर को देने से पहले जाते जाते एक बार रिवाइज कर देना थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, न्यूमेरिकल हो या फिर
थ्योरेटिकल हो। अब ये पढ़ लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आपका कोई भी नहीं रुकेगा। जो न्यूमेरिकल है, मतलब इन फॉर्मूला को कैसे न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कि जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसके अंदर क्या फिजिकल जो चैप्टर वाइज क्रॉस का है, मतलब चैप्टर वाइज चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स, और एक प्ले लिस्ट बना के जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे इनके ऊपर। तो जो बच्चे उन्हें थ्योरी पढ़ रखी है और जिनको दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे रिवाइज करूँ, कैसे क्वेश्चन करूँ, तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे रिवाइज कर सकता है और क्वेश्चन लगा के देख सकता है कैसे। तो उसके बाद आप नए नए क्वेश्चन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। अदरवाइज हम ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ अलविदा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।